चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप कैसे हो? आप सब बिल्कुल मस्त और झकास होंगे। और हम लोग आज पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों डब्ल्यू डब्ल्यू स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, डब्ल्यू डब्ल्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। और आप भी चाहते हो कि कम से कम 450 प्लस करें, क्लास 10th में 450 प्लस करें, तो डब्ल्यू डब्ल्यू स्टडी आपको बिल्कुल हेल्प करने वाले हैं पूरे एग्जाम तक। बिल्कुल फ्री क्लास दी जाती है, पूरे सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा। याद रहे, ऑल विषय का क्लास 10th का चलेगा। डब्ल्यू डब्ल्यू स्टडी याद रहे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि कक्षा 10वीं की यानी कि मैट्रिक मैट्रिक परीक्षा जानते हो। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 100% आने की गारंटी मेरे प्यारे बच्चों है। याद रहे, तो कक्षा 10वीं की यानी कि क्लास 10th का रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री कहते हैं, जिसका अध्याय 1 पार्ट 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम है, क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका हम VBI लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर से आपके पास 4 नंबर का सब्जेक्टिव और 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा था, यानी कि कम से कम 10 नंबर का इस चैप्टर से पूछता है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, अभिकारक क्या है? जैसे कोई भी अभिक्रिया बनता है, चैप्टर के नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अभिक्रिया एवं समीकरण, अगर कोई भी अभिक्रिया हम बनाते हैं, कोई भी अभिक्रिया, सपोज दैट हम एक अभिक्रिया बनाते हैं, जैसे कि जल H2 + O, यानी कि H2O है ना, यहाँ पे 2H2O 2O होता है। जैसे कि यहाँ पे सिंपल अभिक्रिया बना रहे हैं, यानी कि H2 + O एरो H2O, यानी कि यह एक अभिक्रिया बन गया H2 + O = H2O। जैसे कि हम चावल बनाते हैं, अगर हम भात बना रहे हैं, भात में क्या प्रयोग करेंगे? चावल प्लस पानी, और इसको अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? भात बनेगा। भात, भात बनेगा। देखो समझना, बहुत प्यारा सा है। तो भात बनाने की प्रक्रिया में यहाँ पे कुछ ना कुछ किए, केवल चावल में पानी मिलाने से काम नहीं चला, उसको हम लोग गर्म किए। तो गर्म करें तो यहाँ पे हीट का प्रयोग किए, यहाँ पे डेल्टा का प्रयोग करेंगे। आप कभी कभी समीकरण में देखे होइएगा, डेल्टा का यहाँ प्रयोग करता है, तो उसको गर्म कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे चावल और पानी और जो भात बना वो क्या है? तो चावल और पानी का प्रयोग किए, इसे हम लोग कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक क्या है? अभिक्रिया, यह अभिक्रिया एक हो रहा है, चावल और चीनी, अब चावल और पानी को मिलाए हैं, उसको गर्म किए तो भात बन गया है। ठीक है, तो एक प्रकार की अभिक्रिया हुआ। ये क्या हुआ? अभिक्रिया। अभिक्रिया में, अभिक्रिया में जो भाग लेता है, भाग कौन लिया? चावल और पानी, तब ना भात बना। यानी कि भाग लेने वाले पदार्थ या तत्व अभिकारक कहलाता है। तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, देखो भाग लेता है क्या, किस में? अभिक्रिया में। किस अभिक्रिया में? रासायनिक अभिक्रिया में। यानी कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने या लेकर एक नए पदार्थ बनाता है, क्या बनाता है? एक नया पदार्थ बनाता है। तो भाग लिया चावल और पानी, भाग लिया और एक नया पदार्थ बन गया भात। क्या बन गया? भात। सीधा मैं एक मतलब सीधा समझिए ना, मतलब छोटा सा एक बात बता रहा हूं, भात। ठीक है, तो भात जो बन गया ये उत्पाद बन गया। क्या बन गया? उत्पाद, उत्पाद बन गया, है कि नहीं? ये क्या बन गया? हुआ उत्पाद बन गया। इसको क्या कहेंगे? उत्पाद, या उत्पाद को हम प्रतिफल भी कहते हैं, प्रतिफल। ठीक है, समझना। तो जब किसी में भाग लिया जाता है, चाहे कोई भी अभिक्रिया, जैसे आप लोग आटा गूंथ कर समोसा बना देते हो, मतलब कुछ भी बना देते हो आप लोग, मतलब उसी तरह से कुछ ना कुछ अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पानी और चाय पत्ती को मिलाते चाय बन जाता है कि नहीं? तो पानी और चाय पत्ती क्या हुआ? अभिकारक, क्योंकि अभिक्रिया के में भाग लिया। यानी कि पानी और चाय पत्ती मिला देंगे तो वो अभिक्रिया है। अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसको अभिकारक कहेंगे। यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लिया, जो अभिक्रिया में कौन भाग लिया? पानी और चाय पत्ती, तो भाग लिया और चीनी में भाग ले रहा है। और उसके बाद उसको कुछ देर बाद जब उसको गर्म करेंगे तो प्रतिफल बन जाएगा चाय।
तो चाय क्या होगा, प्रतिफल। तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेकर एक नए पदार्थ बनाता है। देखो नया पदार्थ, चीनी, चाय पत्ती और पानी को हम अभिकारक कहेंगे। ये अभिक्रिया में भाग लिया, अभिकारक कहेंगे, और बन गया क्या, चाय। तो यहाँ पे एक नया पदार्थ बन गया, तो एक नया पदार्थ बना था उसे हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यह नॉर्मल था, हम लोग पानी बनाते हैं, पानी तो H2O का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे 2H2O प्लस O2, ठीक है ना, या 2O या O2 का प्रयोग करेंगे, 2O का प्रयोग करेंगे, इसका टू क्या होगा, 2H2O। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, यह अभिकारक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़े, यह हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है जो हम सांस ले रहे हैं, जब इसको कंबाइंड करेंगे, इसको मिलाएंगे तो बन गया पानी, इसको जल कहेंगे, जल है, जल का सूत्र होता है H2O, जल है। उसी तरह से यहाँ पे अभिक्रिया, यहाँ पे Mg और O2 का अभिक्रिया किए तो Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो क्या है, यह इसको कहेंगे अभिकारक, क्या कहेंगे, अभिकारक। यह अभिक्रिया है बउआ, यह एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में देखा जाए तो इसको हम अभिकारक कहेंगे, क्या कहेंगे, अभिकारक। यह अभिक्रिया में कारक, अभिकारक। और यहाँ पे एरो दिया गया है, एरो के बाद जो बना उसको हम उत्पाद कहेंगे, उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, सिंपल है। तो जो अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है, अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ है, भाग लेता है और उसके एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम अभिकारक कहते हैं, सीधा समझ लीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया, नो डाउट। और आपसे पूछे प्रतिफल क्या है, उत्पाद क्या है, तो उत्पाद या प्रतिफल की बात करें तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के पश्चात जो पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बना, जो नया पदार्थ बना उसको हम प्रतिफल कहेंगे। चलिए आगे समझते हैं। देखो उत्पाद या प्रतिफल क्या है, तो सिंपल समझ लीजिए, मैंने जस्ट अभी बताया, किसी अभिक्रिया में भाग लेकर, ठीक है ना, या अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है, हम अभिक्रिया यहाँ पे कर रहे हैं, आपको सब कुछ समझा चुके हैं, यह अभिक्रिया कर रहे हैं, तो यह आपका क्या है, अभिकारक है, क्योंकि अभिक्रिया में भाग लिया है, अभिकारक ना होता है, कारक। और अभिक्रिया के पश्चात कुछ देर बाद, अभिक्रिया होने के बाद जो प्रतिफल प्राप्त हुआ, जो हमको उत्पाद प्राप्त हुआ, उत्पाद क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम उत्पाद कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। जो हमको प्राप्त होगा उसी को हम उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। सिंपल बात है, हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जोड़े हैं तो एक नया पदार्थ बन गया, जल बन जाता है। उसी तरह से हर चीज है, जैसे कि हम लोग नमक खाते हो तो नमक का सूत्र होता है, वो देखो इस चश्मा का हम प्रयोग काहे करते हैं, आप लोग कोई बता सकता है, इस चश्मा का हम प्रयोग क्यों किए हैं। इस चश्मा का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं ताकि मुझे आंख की सुरक्षा हो, क्योंकि इतना सारा लाइटिंग रहता है ना, इसीलिए। टकला मुंडा तो हेले है, डम डुम डमा डम, है कि नहीं। चलो प्लीज आप लोग डब्ल्यू स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम या दिक्कत हो, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना, या क्या बोलते हैं उसको, एक कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। चलिए, जैसे कि नमक होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हैं, तो सोडियम ये होता है सोडियम, ये भी याद रखना, सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, वो 11 होता है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ये सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na, ठीक है ना, सोडियम। सोडियम प्लस क्लोराइड, Cl होता है क्लोराइड, अगर इसको कंबाइंड करेंगे तो बनेगा सोडियम क्लोराइड, और यह सोडियम क्लोराइड को नमक कहते हैं, नमक। देखो सोडियम अलग है, क्लोराइड अलग है, और जब दोनों एक साथ मिला तो क्या बन गया, वो नमक बन गया, ठीक है, नमक। तो ये कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में या अभिक्रिया के दौरान, यह अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बना, क्योंकि हम लोग सोडियम और क्लोराइड लिए लेकिन नया पदार्थ बन गया नमक, ठीक है ना, जो नए पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। चलिए, दारू बाजारू बचर जाला हो। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का नियम क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो किस नियम के अनुसार लिखते हैं। जैसे कि हम लोग कभी भी, जैसे यहाँ पे एक अभिक्रिया है, जैसे हम जिंक लिए हैं, Zn जिंक है, फिर प्लस दिए हैं H2SO4, ठीक है ना, फिर आगे हम जो बना है उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ZnSO4 हो गया है, और यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन निकल गया है। तो इसमें क्या हुआ समझ में आया, इसमें समझ में आया कि अभिकारक के बीच धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या उत्पाद के बीच धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अभिक्रिया के लिखने क्या नियम है, तो अभिकारकों के उसके संकेत या अनुसूत्र के पदों में समीकरण को बाईं ओर लिखा जाता है।
देखो, समीकरण जो भी लिखते हैं उसमें दो पक्ष होता है, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष। तो जो आपका बाईं पक्ष होता है, बायां पक्ष जिसको बायां कहेंगे, ये बायां पक्ष है। बायां पक्ष को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, अभिकारक कहते हैं। तो सीधा समझिए अभिकारक क्या है। तो अभिकारकों को उसके संकेत, कोई भी अगर नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे जिंक है या जेडन क्या है, जिंक। तो यहाँ पे हम जिंक का प्रयोग नहीं किए, यहाँ पे इस जिंक का प्रयोग नहीं किए, जिंक ऐसे लिखा जाता है। तो जिंक का नहीं, हम जेडन का प्रयोग किए, उसके संकेत का प्रयोग किए हैं, ठीक है ना। तो जिंक ना लिख के उसके संकेत का प्रयोग करें, तो उसके अनुसूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अभिकारकों को उसके संकेत या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। देखो समीकरण के बाईं ओर लिखा गया है, पहला तो यही नियम है ना, बाईं ओर लिखा गया है। साथ में अभिकारक के सूत्रों के बीच धनात्मक चिन्ह दिया जाता है। जैसे कि अब दो तीन अभिकारक ले रहे हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे हम यहाँ पे सोडियम का और प्लस क्लोराइड का प्रयोग किए हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का उपयोग कर रहे हैं, प्लस की जगह माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पे प्लस का ही प्रयोग किया जाता है, तो ये कहा गया अभिकारक के सूत्रों के बीच धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलिए। अब जब उत्पाद के उसके संकेतों के अनुसूत्र के पदों में समीकरण के दाहिने तरफ लिखा है, देखो उत्पाद जो बना, उत्पाद को हम लोग लिख रहे हैं अनुसूत्र के। देखो यहाँ पे H2 मतलब होता है हाइड्रोजन, तो मैं हाइड्रोजन ना लिखकर H2 लिखा हूं। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे होता है, क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ना लिख करके हम लोग क्या लिखे हुआ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ना लिख H2 का प्रयोग किए, क्यों प्रयोग किए, क्योंकि अनुसूत्र के रूप में व्यक्त की जाती है। तो ये कहा गया उत्पाद, यानी कि उत्पाद है, प्रतिफल है, उसके संकेत या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के दाहिने तरफ लिखा जाता है। ये दाहिना तरफ है, राइट हैंड साइड है। चलिए, जो उत्पाद के सूत्रों के बीच धनात्मक चिन्ह, देखो उत्पाद बना, जो भी बनेगा यहाँ पे दो, तो यहाँ भी धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यह बेसिकली क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम है। अगला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2019-2021 के एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, देखो इसमें संयोजन का प्रयोग, संयोजन मतलब क्या होता है, संयोजन मतलब संयोग करना, यानी कि जब दो या दो अधिक पदार्थ मिलकर जब एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो हम लोग बात करेंगे, जैसे सोडियम दो, एक पदार्थ है, प्लस क्लोराइड एक पदार्थ है, ये बन के आ गया होगा सोडियम क्लोराइड, जिसको कहेंगे सोडियम क्लोराइड। तो देखो यहाँ पे एक ये पदार्थ है कि यानी दो या दो से अधिक पदार्थ का प्रयोग करके एक नया पदार्थ बना दिए हैं। तो यहाँ पे क्या संयोग किया, कंबाइंड किया, जुड़ाव हुआ। तो कहा वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर करके, संयोग करके मतलब कंबाइन करके, मिलके, संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझिए, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चाहे कोई भी, जैसे कि हम लोग जल बनाते हैं, जल कैसे बनता है, तो यहाँ पे 2H प्लस O2, 2H2 प्लस O2 इसका टू क्या होगा, H2O हो जाएगा, H2O, 2H2O। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, दो पदार्थ है और एक नया पदार्थ बना गया जल, तो इसे हम क्या कहेंगे, संयोजन। यहाँ पे अभिक्रिया में संयोग हो रहा है, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके, आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ बनाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। आगे चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं टॉपर बनना, तो उसके लिए एक बेहतरीन नोट्स बनाया गया आपके लिए, जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। वो लेना चाहते हैं तो 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और डायरेक्ट हमसे बात हो जाएगी। और पूरे सब्जेक्ट का आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर चैप्टर वाइज सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। और पढ़ के बिल्कुल आपको कहीं भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ना आपको टेंशन लेने, कहीं बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। पूरा बेहतरीन तरीका से पूरा फिगर, देखो यह परिभाषा जो पढ़ाते हैं इतना बेहतरीन होता है। आगे चलते हैं हम, जैसे कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखिए वियोजन मतलब होता है दूर होना, वियोजित मतलब टूटना। जैसे कि जब एक पदार्थ को दो तीन भाग में तोड़ दिया जाए, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि पानी को जब गर्म करते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाता है, क्योंकि भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है।
तो देखिए वियोजन मतलब टूटना, यानी कि एक नए पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को या क्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन, अपघटन मतलब भी टूटना होता है और वियोजन मतलब भी दूर होना, मतलब टूटना होता है। ठीक है, तो याद रखना वह अभिक्रिया जिसमें एकक अभिकारक के बड़े अणु, देखो यहाँ पे जल का प्रयोग किया गया 2H2O का प्रयोग किया और बना H2 + O2 बना। ठीक है, H2 + O2 बना, यानी कि यह जल है, ये जल है। और जल के जब वियोजन किए, जब तोड़े, तो क्या बन गया? हाइड्रोजन बन गया, ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, तो वह पदार्थ जिसमें एक अभिकारक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते, उसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो बहुत सारे चीज को अलग कर सकते हो। तो ये आप देखो, एक बड़ा अणु है, जल है, उसको जल को दो भाग में तोड़ दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यह क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया, यानी कि टूटने की प्रक्रिया। अब कुछ ऐसा होता है विस्थापन अभिक्रिया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, जो ऑलरेडी 18-19 में पूछते हैं। विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग बदला पैंचा खेलते हैं। अब देखिए होइएगा आपके घर के अगल बगल में, चाहे कोई भी, जैसे कि हम लोग भी करते हैं। जैसे कि आपको कहीं जाना है, जैसे बुक है, तो आप मैथ का बुक रखे हुए हैं, आपका दोस्तों फिजिक्स का बुक, साइंस का रखा है, तो आप कहोगे कि भाई साइंसों का बुक दे दो, हम मैथ का देते, आप तो मैथ बनाओ, तो हम साइंस बनाते हैं, साइंस पढ़ते हैं। मतलब बदला पैंचा खेल लिया आप, विस्थापित कर लिए, यानी कि आपका कुछ सामान उसको दे दीजिए, उसका कुछ सामान आपने रख लिए। ऐसा भी होता है, बदला पैसा ही तो होता है। जैसे हम खुला कराने जाते हैं पैसा को, तो क्या करते हैं? हम अपना नोट उसको देते हैं, तो खुला वो अपना देता है। यानी कि ये विस्थापित हुआ, मतलब एक दूसरे को विस्थापित कर लिया और दोनों का काम हो गया, दोनों में झगड़ा भी नहीं हुआ। तो विस्थापन मतलब यही होता है, एक दूसरे से विस्थापित कर लेना, बदला पैंचा। जैसे कि आप किसी को साइकिल दे दिए, उससे आप बाइक ले लिए और फिर आपका काम निकल गया, फिर वापस कर दिए। तो यहाँ पे वापस की बात नहीं होता है, डायरेक्ट जो लेगा से ले ले रहेगा। ठीक है, अभिक्रिया है कि नहीं? मैं एग्जाम्पल समझा रहा था। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे कि मैं अब समझाता हूं। यहाँ पे लोहा है, Fe लोहा है, और यहाँ पे क्या है? कॉपर सल्फाइड है, यानी कि CuSO4 है। अब क्या करेगा, यह जो कॉपर सल्फाइड है, इसमें से क्या करेगा? कॉपर को बाहर कर देगा और कहेगा कि लोहा मेरे साथ आ जाओ, यानी कि कॉपर को हटा देगा। ये कॉपर सल्फाइड जो कॉपर को हटा देगा और लोहा के कहेगा मेरे साथ चलो। तो बनेगा क्या? FeSO4 बन जाएगा। देखो, लोहा को अपने अंदर सटा लिया और कॉपर को यहां से दूर कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? विस्थापन हो गया, यानी कि विस्थापित कर लिया। यहाँ पे लोहा को अपने अंदर ले लिया, कॉपर को हटा दिया। उसी तरह से आप क्या करते हो? विस्थापित करने के लिए, रिक्त स्थानों को पूर्ति करने के लिए क्या करते हो? कोई सामान को हटाकर कोई सामान रखते हो। जैसे कि आपके घर में कोई पुराना सामान हो जाता है, बाइक है, चाहे मोबाइल, तो मोबाइल को क्या करते हो? पुराने मोबाइल को बेच करके नया मोबाइल खरीदते हो, लेकिन उसके जगह पर वही चीज खरीदते हो। उसी तरह से यहाँ पर एक कॉपर को हटा दिया, Cu मतलब होता है कॉपर, बुआ Cu को मतलब होता है कॉपर, Fe मतलब होता है लोहा। ये संकेत है, लोहा का अणुसूत्र है। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर को हटा दिया, लोहा को अपने अंदर विस्थापित कर लिया, ले लिया। ठीक है, तो इसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। ऐसे अभिक्रिया जिसमें यहाँ पे अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। जैसे कि देखो, अब यहाँ पे डिफिनेशन लिखने का अलग तरीका है। अब जैसे देखो, अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, जैसे कि यह काफी ज्यादा तेज है। अब देखो, सिंपल होता क्या है कि आप जाते हो कहीं भी, जैसे टिकट खरीदने, चाहे कोई भी मेला उला में, तो आप सुनना आपने, हाँ, यह सबसे आईपीएल, जो आईपीएल जानता होगा उसको पता होगा, क्रिकेट में आईपीएल होता है एक। आईपीएल में ऑक्शन होता है, ऑक्शन में होता क्या है? 20 लाख मेरा प्राइज है, तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा पैसा वाला हमको खरीदेगा, है कि नहीं? जैसे कि आपने बोला हमारा दाम है 20 लाख, और कोई कहेगा नहीं हम 30 लाख दे रहे हैं, और कोई कहेगा कथी नहीं हम 50 लाख दे रहे हैं, तो कौन किस पर जाएगा? 50 लाख वाला खरीदेगा हमको, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा। उसी तरह से जो ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ है, तो लोहा आपका ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ है, इसलिए इसको लात मार के बेलगा देगा, तो भाग यहाँ से, और यह आकर अपने आप सट जाएगा, क्योंकि इसके पास एक ज्यादा ताकत है, इसलिए इसको हटा दिया। ठीक है, तो यौगिक ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कहता है ऐसे अभिक्रिया जिसके अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। देखो, कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील है, यह कम अभिक्रियाशील है,
और यह किसके साथ है? अपने यौगिक के साथ, अपने परिवार के साथ है। लेकिन बेहुदा लोहा क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। यह अधिक अभिक्रियाशील है, किसी से अभिक्रिया कर लेता है, अधिक अभिक्रियाशील है, और इसी वजह से क्या होगा? अभिक्रियाशील अधिक है। ठीक है? और इसी वजह से क्या होगा कि लोहा कॉपर को लात मार के अपने आप आ गया, क्योंकि ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो क्या होता है? अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जो आपके सामने समझ में आ गया, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, एक समीकरण दे देगा, पूछेगा कौन सी अभिक्रिया है, तो आप लोग देख लेना कि उसमें क्या हो रहा है। देखो, विस्थापन तो हो गया, एक होता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है कि जब यह कॉपर को हटाएगा तो इसमें भी दो पदार्थ होगा, जिसे मैं आपको बताता हूं द्विविस्थापन में क्या होगा। आगे चलिए, देखिए द्विविस्थापन क्या होता है, जैसे कि समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो द्विविस्थापन क्या है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे AgNO3 है। अब समझो, इसमें दो दो पदार्थ है, जैसे कि इसमें सोडियम क्लोराइड है मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा। इसमें क्या है? सोडियम क्लोराइड है, इसमें AgNO3 है। अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अब यह कहे कि मेरा एक पदार्थ आप ले लीजिए और आपका एक पदार्थ मुझे दे दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें दोहरा विस्थापन हो रहा है, एक ले रहा है तो एक दे रहा है, एक लिया तो एक दिया। जैसे कि अगर मैं इसको कहें, सीधा कहेगा कि भाई हमसे Ag ले जाओ, चाहे इससे यह सोडियम क्लोराइड कहेगा मैं हमसे क्लोराइड ले जाओ और NO3 मुझे दे दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NO3 इससे ले लेगा, क्या करेगा बुआ? इससे NO3 ले लेगा, कौन? सोडियम, और कहेगा बुआ कि आप तू जाओ यहाँ से, और यहाँ से इसको दे देगा, क्लोराइड इसको दे देगा। ठीक है, तो आपको जब Na के पास क्या आ गया? Na के पास क्या आ गया? NaNO3 आ गया। अब फिर प्लस यह क्या किया? Ag के साथ, Ag को क्या दे दिया बुआ? Cl दे दिया, तो AgCl हो गया। तो इसमें दोनों तरफ से विस्थापन हुआ, इसको द्विविस्थापन कहेंगे। भाई दोनों तरफ से, भाई एगो लिया तो एगो दिया। जैसे कि इस अभिक्रिया से, इस पदार्थ से क्या ले लिया बुआ? NO3 ले लिया, और इससे बुआ, इससे क्या किया है? इससे Cl दे दिया है, इससे लेकर इसको दे दिया है, तो इसको कहेंगे द्विविस्थापन। आपको समझ में आया? तो क्या कहता है? ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखो इसमें क्या हुआ? अभिकारक के बीच या अभिक्रिया के बीच आयनों का आदान प्रदान। जैसे कि इससे क्या हुआ? क्लोराइड दिया, तो इससे आपको NaOH लिया, यहाँ पे NO3 लिया, यानी कि आयनों का आदान प्रदान, बदला पैसा खेल रहा है। तो ये कहता है ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और नए यौगिक का निर्माण होता है। देखो यहाँ पे AgCl और NaNO3 का एक निर्माण हो गया, तो इससे नए यौगिक का निर्माण होता है, इसे द्विविस्थापन कहते हैं। ठीक है, देखो आराम से समझोगे, मजा आएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? देखो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी समझ में आ जाएगा। कहता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें कई उत्पाद ठोस रूप में, ठोस रूप में विलयन के पृथक हो जाते हैं, पृथक वाले ठोस पदार्थ अवक्षेपण कहलाता है। समझिएगा, आपको समझाता हूं। कहा गया ऐसे अभिक्रिया जिसमें कोई मतलब कई मतलब उत्पाद जो होता है ठोस के रूप में, ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। ठोस के रूप में विलयन से, यहाँ पे भी विलयन से पृथक हो जाता है। तो यहाँ पे सोडियम नमक ठोस है, AgNO3, उसके बाद पृथक हो जाता है। पृथक होने वाले ठोस पदार्थ को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्या हुआ, यह आपका यहाँ पे क्या है? NaCl है, और इसका AgNO3 है। इससे क्या हुआ? एक दूसरे से पृथक विस्थापित कर लिया। तो विस्थापित करने में क्या हुआ? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कई उत्पाद पदार्थ, उत्पाद यहाँ पे पदार्थ है, ठोस उत्पाद ठोस के रूप में विलयन में पृथक हो जाते हैं, विलयन में पृथक हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? जैसे घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या हुआ? यह सोडियम Ag के साथ चला गया, सॉरी यह सोडियम NO3 के साथ चला गया, और AgCl के साथ चला आया। तो यहाँ पे AgCl और NaNO3 बन गया। तो यहाँ पे क्या किया? कोई उत्पाद, यहाँ पे दो उत्पाद पदार्थ हैं, दो उत्पाद पदार्थ हैं जो कि विलयन के रूप में, जो ठोस है और विलयन में पृथक हो गया। ये विलयन में मिल गया भाई, विलयन में, ठीक है ना? ये क्या हो गया? विलयन में, जिससे ठोस पदार्थ है ये विलयन में विभजित हो गया, विलयन में मिल गया। इसे क्या कहेंगे? ऐसे मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना? से पृथक
हो जाता है तो इसे पृथक होने वाली ठोस पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? जिसे कोई भी अभिक्रिया करते हैं तो उसमें ऊष्मा निकलता है, चाहे कोई भी अभिक्रिया करेंगे तो गर्म हो जाता है, ऊष्मा निकलना शुरू हो जाता है। आप देखोगे बहुत सारे कंडीशन में कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखा जाए जैसे कि हम लोग कार्बन, ये सी मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करेंगे तो उसमें एक चीज उत्पन्न होता है, ये बनेगा क्या? CO2 बनेगा। ये बेसिकली और ये भी क्या गैस है, कार्बन भी गैस है, सॉरी कार्बन बोले, कार्बन क्या है? ठोस है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ठोस और गैस मिला तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया और इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्मा ऊष्मा निकलेगा। ठीक है, ऊष्मा निकल रहा है तो ये वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया करेंगे उसके दौरान क्या निकलेगा? वो ऊष्मा निकलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वहां पे ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ता है। जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें ऊष्मा निकलता नहीं, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ा। जैसे कि यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाए हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड है और यह जल है, ठीक है ना, इसको मिलाए हैं तो ग्लूकोज बना है और ऑक्सीजन बाहर निकला है। तो कब? ये सूर्य प्रकाश में, यानी कि इसमें प्रकाश की जरूरत पड़ा, इसमें ताप की आवश्यकता पड़ा, इसमें क्या हुआ? यहाँ पे शोषण हुआ, ताप इसमें जा गया, ठीक है ना, ताप की आवश्यकता इसमें पड़ा, ताप इससे निकला नहीं, ताप की जरूरत पड़ा इसमें। तो क्या होगा? यह कार्बन डाइऑक्साइड है और यह जल है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला तो क्या बना? ग्लूकोज बना। क्या बना? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन गया। तो ये कहता है वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की शोषण होता है, शोषण मतलब कहता है ना शोषित करना, अत्याचार मतलब इसको खींच रहा है, शोषित उष्मा, यहाँ पे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है, उदाहरण के लिए समझिएगा। अगला हमारा टॉपिक है कि अपचयन या ऑक्सीकारक अभिक्रिया क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आकर जुटता है कहीं से या हाइड्रोजन निकलता है। आपको समझाता हूं, देखो कहा वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यहां पर समझिए, जब कोई कोई भी अभिक्रिया कहें करे, अगर उसमें ऑक्सीजन जुटता है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन गया हुआ? CO2 बना। यानी कि इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन आकर जुटा, क्योंकि यह कार्बन है, कार्बन में क्या जुट गया? ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन आकर जुटा। जिसमें ऑक्सीजन जुटता है या इसमें हो सकता है हाइड्रोजन भी निकल सकता है, हाइड्रोजन निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम उपचयन यानी कि ऑक्सीकारक विधि कहेंगे, ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग, संयोग मतलब होता है जोड़ना, या हाइड्रोजन का ह्रास, ह्रास मतलब होता है निकलना, मतलब हानि होना, हाइड्रोजन हट जाएगा या ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो इसी अभिक्रिया को हम उपचयन या ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए है, ऐसा भी हो सकता है हुआ जैसे कि H2O, इससे क्या बनेगा हुआ? क्या यहाँ पे बनेगा? हाइड्रोजन प्लस O2। ये भी बेसिकली क्या है? यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इससे हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है, इससे हाइड्रोजन को मुक्त कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं। भले यहाँ पे ऑक्सीजन का भी प्रयोग किया, अभी और सारा बहुत सारा पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ठीक है, एक होता है अब अपचयन अभिक्रिया या अवकरण, यहाँ पे अवकरण अभिक्रिया। अवकरण या अपचयन की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है? इसमें यह होता है या तो हाइड्रोजन जुटेगा या ऑक्सीजन निकलेगा, उल्टा। तो क्या कहता है? इसमें ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन जुटता है। देखो इसमें सिंपल है, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन क्या हुआ? ऐड होगा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, इनमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ऑक्सीजन निकला। तो ये कहता है वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व या यौगिक में क्या हुआ? हाइड्रोजन की वृद्धि होगा या किसी यौगिक में ऑक्सीजन का ह्रास होगा। मतलब जो अपचयन अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की अधिकता होगी, तो उसे क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। और उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की अधिक होता है, हाइड्रोजन कम होता है, उल्टा।
ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है यानी कि जुड़ता है, हाइड्रोजन की बढ़ोतरी होती है, और ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, ह्रास होती है। देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में क्या हाइड्रोजन क्या होगा, इसमें सिंपल है कि ऑक्सीजन इसमें भाग रहा है। देखो इस यह अभिक्रिया है, इसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इसमें देखो गायब हो गया, इसमें से ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन को हट गया, ऑक्सीजन यहाँ पे H2O के साथ चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, फिर भी क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों साथ ही होता है, दोनों एक साथ होता है। जैसे कि देखो दोनों एक साथ कैसे हुआ, इससे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन है, इससे क्या हुआ सबसे पहला बात देखो, यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का सबसे पहले ह्रास हो गया, ऑक्सीजन देखो इसमें गायब हो गया, यानी कि ऑक्सीजन इसके साथ कम ही हो गया, ऑक्सीजन का कम हुआ, ऑक्सीजन कम हुआ O2, यानी कि ऑक्सीजन कम हुआ, ऑक्सीजन जब कम हुआ तो क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया हो गया, अपचयन। और देखो इसमें क्या हुआ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट गया, यहाँ पे हाइड्रोजन था लेकिन देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जुट गया इसके साथ, यानी कि यह उपचयन अभिक्रिया हो गया, है कि नहीं, यानी कि एक ही साथ में दो दो अभिक्रिया हो रहा है, यहां से हाइड्रोजन हट रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुट रहा है, इसमें से हाइड्रोजन हटा तो इसमें हाइड्रोजन जुटा, ऑक्सीजन जुटा, इसलिए यहाँ पे दोनों अभिक्रिया हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पचना क्या है, भोजन पचता कैसे है। देखो एक लड़का है फालतू है थोड़ा सा, टेंथ का ही लड़का है, टेंथ का ही बच्चा, लेकिन पागल किए हुए है। हेलो जी, क्या क्या, हेलो, हम्म, दीजिए इस बार क्या दिक्कत है, बार बार कॉल करोगे मैं भी क्लास में होगा, ठीक है, बाद में कॉल कीजिए। सर कोई नंबर से कॉल आता है, बोलता है कि 8,000 रुपया दो पास करा देंगे, अरे तेरी की। एक मैसेज कर रहा है बच्चा चलो, हम पढ़ा रहे थे कहाँ पे ध्यान भटक गया यार। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, भोजन का पचना क्या है, जिससे भोजन पचता कैसे है। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रयास करता हूँ कि जो परिभाषा, देखो कितना हुआ 12 महारथी हो जाइएगा, अधिकतम बच्चा का क्वेश्चन ही याद नहीं होता है, याद नहीं होता क्या करेंगे, याद नहीं होगा, भुला जाता है। उसका उपाय मेरे पास है कि सबसे पहले परिभाषा छोट होना चाहिए, ठीक है, परिभाषा बहुत छोट होना चाहिए, और अपना लैंग्वेज में देहाती भाषा में, जैसे भोजपुरी गाना कैसे याद हो जाता है सट सीना, अरे गर्दा उड़ा देता है सबका, है कि नहीं, भोजपुरी गाना सट सीना याद हो जाता है, लेकिन एक भी बढ़िया अगर रैप वाला गाना हो तो याद नहीं होता है, क्योंकि उसमें हिंदी या कुछ ऐसे वर्ड का उपयोग करता है जो समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे हम अपना भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए, भोजन का पचना एक ऐसी प्रक्रियाएं है जो भोजन हमारे शरीर में पच जाता है, ठीक, ऐसी प्रक्रियाएं होता है, क्या होता है चलिए समझते हैं, जिसमें भोजन को छोटे छोटे क्या करता है बुआ, कि भोजन के छोटे छोटे आप एक खंडों में तोड़ा जाता है। देखो इसमें एक मशीन होता है, ठीक है ना, अब यहाँ पे मशीन वो वाला मशीन नहीं है, ठीक है, और आप लोग फटाफट नोट्स या पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए। देखिए, भोजन का पचना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन को पहले जैसे अंदर भोजन गया, मैं बता देता हूँ,
जब हम लोग भोजन खाते हैं तो अंदर जाकर छोटे छोटे भाग में मशीन की तरह पीसा, जैसे आटा चक्की होता है वैसे उसमें तोड़ा जाता है, छोटे छोटे आप एक घटकों में तोड़ा जाता है ताकि शरीर में अवशोषण कर सके और शरीर में उसका अवशोषण कर सके, ठीक है। और ऊर्जा विकास तथा शरीर के मरम्मत के लिए उपयोग कर सके। और जब उसमें जो भी ऊर्जा निकलता है और जो भी उसमें शक्ति निकलता है ताकि शरीर में जितनी कमियां है उसको पूरा कर सके। और यह प्रक्रिया पाचन तंत्र में होता है। यह प्रक्रिया ऐसे मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, बड़ी आंत होता है, यहाँ पे नीचे छोटी आंत होता है। इसमें क्या होता है, आहार नली होता है, यह मुंह है। और उसके बाद यहाँ पे स्टम यानी पेट होता है, इसको पेट कहते हैं। ऐसे कुछ बता दिया आपको। ऐसे भी ऐसे यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, यहाँ पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ये सब टॉपिक बायोलॉजी का है। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों। हेलो। हेलो। जी। नमस्ते सर। सर बताना है कि आप जिस इलाके में रहते हैं अगर वहाँ पे कभी भी जियो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो या जियो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने मोबाइल में माइस या ऐप डाउनलोड कीजिएगा। उस पर एक एप्लीकेशन दीजिएगा। एप्लीकेशन देने के दिनों के अंदर में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए जाएंगे और आपका नंबर इसके लिए आ रहा है तो आप जल्द से जल्द रिचार्ज। जियो वाला से परेशान नहीं, जीने नहीं देगा, ठीक है। चलिए। तो क्या होता है, जैसे कि आप जब खाना खाते हो तो छोटे छोटे भाग में तोड़ा जाता है, फिर उसमें दो भाग में हो जाता है। जो भी अवशोष भाग होता है बाथरूम का बाहर निकल जाएगा सुबह पहर। और जिसमें से ऊर्जा जो शक्ति होगा और ऊर्जा जो होगा आपके जो शरीर में जितनी कमियां हैं उसको पूरा करने में, ताकत में जो कमी होता है उसमें विकास और शरीर के मरम्मत के लिए उपयोग कर सकता है। और यह प्रक्रिया बेसिकली क्या होता है, पाचन तंत्र में होता है। और यह प्रक्रिया जितना हुआ है पाचन तंत्र के अंतर्गत होता है, ठीक है। जिसमें मुख्य, सबसे पहले मुख्य में खाना खाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, अग्न, यहाँ पे प्राणी प्रणाली, अग्न प्रणाली, उसका पेट हुआ, छोटी आंत हुआ, बड़ी आंत हुआ और यहाँ पे गुर्दा शामिल होता है। इस टोटल प्रक्रियाएं जो होती है इतना इसमें शामिल होता है, ठीक है, याद रखना। और यह सबसे पहले है आपको क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है और ऑक्सीजन है। जब जुटेगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट है बुआ, C6 जैसे में ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, यहाँ पे माल्टोज, ये सब हो सकता है। ऑक्सीजन, ठीक है। जब ये जुटेगा प्रतिक्रिया करेगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। ये दो भाग में टूटेगा। ये पाचन क्या है, तो सिंपल है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, देखो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। और अभी सिखाऊंगा भी संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे कर सकते हैं, मैं अभी सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर, जैसे कि समीकरण के दो पक्ष होता है, एक बायां पक्ष एक दाहिने पक्ष, एक दाहिने पक्ष एक बायां पक्ष, ठीक है। तो जब दोनों पक्षों में अणु की संख्या बराबर हो तो उसी में क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो, दो दूना चार, चार हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, दो ऑक्सीजन है। चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, इसमें देखा जाए, देखो बुआ यहाँ पे चार हाइड्रोजन हो गया और दो दूना चार यानी कि दो ऑक्सीजन हो गया। तो इसमें यह क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण है। कभी कभी हम लोग क्या लिखते हैं, 2 + O2 लिखते हैं, इक्वल टू H2O लिखते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू जल बन गया। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, दो ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है। तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। ये समीकरण सही है लेकिन संतुलित नहीं है। दोनों बराबर, दोनों पल्ला, जो तराजू का पल्ला होता है बराबर नहीं है। तो क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें रासायनिक, जिसमें यहाँ पे क्या है, अभिकारक, सॉरी, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होता है। समीकरण के बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों तरफ क्या होता है, अणुओं की संख्या बराबर होता है, परमाणुओं की संख्या बराबर होता है। जैसे इसमें है, देखो चार हाइड्रोजन इसमें है तो चार हाइड्रोजन इसमें है, ठीक है। लेकिन ये एक साथ है तो इसमें दो, यहाँ पे भी दो से गुना होगा और दो ऑक्सीजन है, चार हाइड्रोजन है। तो ये संतुलित है, लेकिन इसमें नहीं है। दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो ये संतुलित नहीं है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण जिसके बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों में अणुओं या परमाणुओं की संख्या बराबर होता है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे।
असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया, देखो इसमें 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है 1 है, तो ये संतुलित नहीं है, यह 2 है, यह 2 है, लेकिन यह 2 1 है, ये भी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसको संतुलित करना पड़ेगा तो कैसे करोगे, तो संतुलित करने के लिए इसमें 2 से गुना करोगे, 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो अब बराबर हो जाएगा। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने का अनुमान विधि सबसे विधि है, सबसे इजी विधि, जैसे मैं एक बता देता हूं, जैसे देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो किसकी कमी है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन इसमें 1 है, तो यहाँ पे थोड़ी लगा देंगे 2, ऐसे नहीं लगा सकते हैं, इसके आगे गुना किया जाता है, तो हम यहाँ पर अगर 2 से गुना करते हैं, तो आपको देखो अगर यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, अगर सपोज दैट यहाँ पे H2 मैं बना रहा हूँ प्लस O2, तो सबसे पहले एक एक करके समीकरण करेंगे एकाएक ही। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 करेंगे, तो 2H2O करेंगे, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, इधर भी 2 है, 2 है, लेकिन देखो हाइड्रोजन बढ़ गया, हाइड्रोजन क्या 2 था, यहाँ पे 2 ऑलरेडी लगा दिया, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन हो गया। तब हाइड्रोजन को 4 करने के लिए इधर हाइड्रोजन नजर आ रहा है, अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे हाइड्रोजन में, तो देखो 2 दूना 4 प्लस O2, अब देखो 2H2O, अब देखो बराबर आ जाएगा, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, इसमें भी 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, काम खत्म, बन गया, ठीक है कि नहीं। अनुमान विधि सबसे बेहतरीन विधि है, याद रहे, इसमें आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा निश्चिंत रहे उसके लिए। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होता, सिंपल है। देखो अगला है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। आप ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, जैसे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या, मैं जस्ट पढ़ा दिया कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों पक्ष, दायां पक्ष बायां पक्ष में परमाणु या अणुओं की संख्या समान होता है, बराबर होता है, ठीक है, बराबर एवं समान होता है, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण एक ऐसी समीकरण है जिसमें यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या दोनों ओर, यानी कि अभिकारक और उत्पाद में क्या होता है, समान होता है, यानी कि दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक जो होता है बायां होता है और उत्पाद जो दाहिना होता है, तो उसमें क्या होता है, दोनों ओर बराबर होता है। अब आगे कहा गया क्वेश्चन की इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो संतुलित करना यहां से भी याद कर लीजिए ज्यादातर, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि यह द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है, यह द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है, ठीक है, पालन करता है, जो कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न विनाश होता है, यानी कि द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत का पालन करेगा, अगर उसमें 2-4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऐसा नहीं कि वो खराब हो जाएगा, जैसे यहाँ पे खाना नहीं बन रहा है कि नमक एकदम उतना ही डालना है, अगर नमक ज्यादा डाल देंगे तो खराब हो जाएगा, नहीं, अगर समीकरण जैसे कि यहाँ पे H2O लिखे हैं, 2H2O, यहाँ पे प्लस O2 लिखे हैं, तो यहाँ पे H2O बनेगा, अगर इसको संतुलित कर देंगे, जैसे यहाँ पे 2 गुना कर दिए, इसमें 2 गुना कर दिए, तो ये संतुलित हो गया, तो ऐसा नहीं कि ये समीकरण खराब हो गया, नहीं, समीकरण कभी खराब नहीं होगा, सीधा कहा गया द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न इसका नष्ट होता है, न तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं न विनाश कर सकते, जस के तस रहेगा, चाहे कितना से गुना कर ले, ठीक है। ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित करना आवश्यक ही होता है। अब हमारा कुछ रासायनिक समीकरण जिसको संतुलित करना है हमको, ये सीखिए, तो सबसे बढ़िया अनुमान विधि है, अनुमान विधि द्वारा सबसे बेहतरीन तरीका से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समीकरण को और देखेंगे इसमें कमी क्या है, तो एक एक करके हम लोग संतुलित करने का प्रयास, और संतुलित करने के लिए उसके सामने गुना किया जाता है, न कि उसके नीचे गुना किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 है, तो इसको संतुलित करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखा गया तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 2 ऑक्सीजन है लेकिन इसमें 1 ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले हमको कमी कहाँ लगा कि भाई यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, इसमें अगर हम 2 ऑक्सीजन बोलाना है तो 2 से गुना कर देंगे, तो ऐसा नहीं कि इसके नीचे गुना कर दो, किसी भी पदार्थ के नीचे गुना नहीं किया जाता है, उसके सामने गुना किया जाएगा। तो देखो जब सामने गुना किया जाएगा तो इसमें 2 पदार्थ एक साथ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ है, गुना में है, तो जब भी गुना करेंगे तो इसमें देखो कैसे होगा आगे, तो सबसे पहला H2 वहां पे प्लस O2 एरो, तो यहाँ पे इसके सामने गुना करेंगे, तो सामने गुना करेंगे तो यहाँ पे 2H2O हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो क्योंकि सिंपल बात है, जैसे हम x है और y है, 2 से गुना करेंगे तो 2xy, यानी कि दोनों में गुना है ना भाई, दोनों में गुना हुआ है कि नहीं, दोनों में होगा, समझ रहे हो ना, दोनों में,
तो ये दो यहाँ पे सिंपल है। अब देखो देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो हो गया, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिंपल है दो, यहाँ पे H2 हाइड्रोजन कितने हुआ, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 से और गुना हो गया तो 2 दूना 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 2 हो गया, यानी कि ऑक्सीजन 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। तब अब देखेंगे इसमें 2 हाइड्रोजन तो इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को पहले संतुलित कीजिए। तो हाइड्रोजन इधर 2 है उधर 4 है, तो इसमें अगर इधर 4 है, जिधर कम रहेगा उसमें गुना करें, इधर कम है 2 है उधर 4 है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2H2 प्लस O2 एरो 2H2। एक बार में एक ही करने का प्रयास करेंगे, एक बार में एक स्टेप। अब मिलाइए एक बार, देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये संतुलित हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ाते, ये तो जस्ट मैंने करके बताया। आगे देखिए दूसरा का नंबर देखिए, दारू बाजारू बचढ़ी जाला हो। जैसे देखो सबसे पहले एक एक स्टेप करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पता है कि संतुलित करना है, तो यहाँ पे लोहा क्या एक है, इसमें लोहा देखा जाए तो यहाँ पे लोहा देखो 3 है, 3 लोहा है, यानी कि सबसे पहले हमको कमी लगा कि लोहा 3 कम है, इधर 3 है इधर 1 है, यानी कि अगर हम इधर 3 से गुना कर देंगे तो लोहा बराबर, एक एक स्टेप पढ़िए एक एक स्टेप। तो यहाँ पे 3Fe कर देंगे प्लस H, उसके बाद जस के तस आपको सबको उतार देना है, Fe3O4 प्लस H2। समझ में आया, यानी कि सबसे पहले मुझे नजर आया है यहाँ पे Fe क्या है, लोहा एक है, यहाँ पर लोहा मैंने पहले ही स्टेप पे नजर आ गया कि भैया लोहा यहाँ पे क्या है 3 है, तो हमको कम कम जिधर रहेगा उसमें गुना, इधर कम है इसलिए 3 को लोहा हो गया, तो 3 लोहा हो गया, इधर भी 3 लोहा। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो इसमें हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन देखा जाता है हुआ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी ठीक है, चलो दिक्कत नहीं है। इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, इसमें ऑक्सीजन एक है लेकिन इसमें ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन इधर 4 है इधर 2 है, यानी कि इधर हमको 4 से गुना करना पड़ेगा तब ना बराबर होगा। अब देखिए इधर हमको 3Fe तो रहबे करेगा प्लस ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा पहले, तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन इतना हो जाएगा। देखो Fe3O4 प्लस H। अब देखो अब मिलाइए, देखो यहाँ लोहा कितना है 3 है, इधर भी लोहा 3 है। अब देखो सबसे पहला बात, इसमें हाइड्रोजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन जो हो गया होगा H, यहाँ पे 4 दूना 8, 8 को हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन इधर दुइये को है। देखो भाई ऑक्सीजन को संतुलित करने में हाइड्रोजन बिगड़ रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन जो है आपका समझिएगा, हाइड्रोजन 8 हो गया, 4 दूना 8, इधर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे दुइये को हाइड्रोजन है, तो कोई दिक्कत नहीं, भी करेंगे। लेकिन 4 ऑक्सीजन जो हो गया, यहाँ पे O है, यहाँ पे 4 इसके सामने गुना है, तो 4 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन को एक बार संतुलित करते हैं, तो क्या हो गया 3Fe प्लस 4H2O। देखो हाइड्रोजन कितना है, इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर कितना 2 हाइड्रोजन है, अगर हम 4 से गुना कर दे तो 4 से गुना कर देंगे तो 8 हाइड्रोजन। अब देखिए मिलाकर, लोहा 3 है लोहा 3 है, 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, इधर 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में ओ से गुना करेंगे 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, यानी कि अब संतुलित हो चुका है, काम खत्म। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन कुछ यह है, मेरे पास बता देता हूं आपको। यह हमारे पास है, इसमें भी उसी तरह से आपको बनाना है, सिंपल बेस में कैसे बनेगा देखिए। इधर मैग्नीशियम है, इधर भी मैग्नीशियम, एगो मैग्नीशियम है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन एगो है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, वहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो आगे बनाते हैं। Mg तो एक ही है प्लस, उधर 2 हाइड्रोजन है इधर 1 हाइड्रोजन है, इसे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो H2Cl तो रहबे करेगा, एरो Mg रहेगा
उसके बाद यहाँ पे Cl3 रहेगा प्लस H2 रहेगा। ठीक है, अब देखिए Mg एगो है, Mg एगो है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। इधर क्लोराइड क्या है, Cl जो आपके पास है यहाँ पे Cl है, कितने हैं, दो Cl है, क्योंकि दो से गुना दो Cl, इधर तीन Cl है। इधर ज्यादा, इधर हमको Cl तीन Cl करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर जो आपका क्लोराइड 3 है इधर 2 है, तो इधर 2 हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, इधर 3 से गुना कर, जो गुना ऑलरेडी है वो रहबे करेगा, जो गुना ऑलरेडी है रहबे करेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इधर तीन हाइड्रोजन, तीन यहाँ पे क्या है, तीन आपको यहाँ पे देखो होगा, तीन आपका क्लोराइड है, इधर दो ही क्लोराइड है, तीन से आपको इधर तीन करना है, तो तीन से गुना करना पड़ेगा। तो Mg देखो, तो यहाँ पे तीन से गुना करेंगे तो तीन दूना छह, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोराइड हो जाएगा। अब तीन देखो, तीन कोलाइड यहाँ पे क्या होगा, छह हाइड्रोजन और छह कोलाइड हो गया, और इधर कोलाइड क्या है, तीन कोलाइड है, इसलिए दो से इसमें गुना कर देंगे तो आपका छह कोलाइड हो जाएगा। MgCl2 Cl3 प्लस H2। अब देखो, देखो सिंपल समझना, एक स्टेप ज्यादा है। Mg तो जस के तस था, यहाँ पे तीन से गुना किए तो कितना हुआ बुआ, छह हाइड्रोजन छह कोलाइड हो गया। तो यहाँ पे क्या किया बुआ, यहाँ पे कोलाइड तीन था तो दो से गुना कर, तीन दूना छह कोलाइड हो गया, लेकिन मैग्नीशियम बढ़ गया, मैग्नीशियम दो मैग्नीशियम बढ़ गया, तो मैग्नीशियम इधर दो बढ़ गया, दो को मैग्नीशियम, तो इधर भी यहाँ पे दो से गुना कर देंगे तो दो मैग्नीशियम इधर भी हो गया, दो मैग्नीशियम दो मैग्नीशियम। एक स्टेप और आगे जा सकते हैं, सिक्स यहाँ पे क्या है, सिक्स हाइड्रोजन सिक्स कोलाइड, तो कोलाइड तो सिक्स है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, तीन गो है, भले दो गो है, अगर इसमें तीन से गुना कर देंगे तो देखो छह हाइड्रोजन हो गया, काम खत्म, बन गया है। देख लो, यह थोड़ा दो स्टेप और आगे जाता, लेकिन एक स्टेप में ही खत्म कर दिए। ऐसे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है, अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता देंगे, निश्चिंत रहें, आप मेरे साथ रहिए। अगर आप कमेंट करोगे सर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मुझे एक स्पेशल वीडियो में सिखा दीजिए, तो सिखा दिया जाएगा, निश्चिंत रहें आप उनके लिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए अच्छी बात है। अगर अभी तक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं प्राप्त किया मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग सभी कोई ले लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है ना, 91 17 82 30 62, अगर आपको 450 प्लस करना है, आपको बिहार बोर्ड के 10th में, तो कंटेक्ट करके एक नोट्स है प्राप्त कीजिए, बिल्कुल बेहतरीन है, उसको याद कीजिए, गर्दा उड़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। जिसे अभिक्रिया दिया जिंक सिल्वर नाइट्रेट, तो जिंक सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे 2AgNO3 एरो जिंक नाइट्रेट, यानी कि ZnNO3 के होल ट्वाइस, और सिल्वर 2Ag, बस काम खत्म हो गया, नाम लिख देना, हो गया। उसके बाद यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम लिख दिए। यहाँ पे क्या है, जल, यहाँ पे जल क्या है, जल, तो जल लिख दिए। वो थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे जो एरो है, यहाँ पे एरो होना चाहिए, यहाँ पे ये सोडियम, उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यह नहीं होगा, वो यहाँ पे एरो होगा, यहीं पे होगा, क्योंकि जल तो जल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे है, यहाँ पे 2NaOH, और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन। बस इसका नामकरण करने के लिए वो ऐसे दो बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे हिंदी में ऊपर देगा, उसको इंग्लिश में आप अनुसूत्र लिखना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है संरक्षण क्या है, संरक्षण को रोकना का उपाय बताइए। देखिए संरक्षण एक प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये हमारे हाथ में एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है ना, प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें धातु अपने आसपास के वातावरण, इसमें धातु अपने आसपास के वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करती है। जो धातु की वस्तु होगा कहीं भी देखिएगा, तो अपने आप उसमें जंग लग जाएगा, तो वह प्राकृतिक के जितने वातावरण है, चाहे नमी हो बरसात हो, मतलब जिससे वह अभिक्रिया कर लेता है और जंग लग जाता है। तो संरक्षण एक प्रतिक्रिया, अब प्राकृतिक प्रतिक्रिया जिसमें धातु अपने आसपास के वातावरण जो एटमॉस्फेयर है के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे धातु के सतह का क्षरण होता है, जिससे अब देखिए धातु अब बारिश में छोड़ दी छत पर, तो उसमें जंग लग जाएगा ऑटोमेटिक, आपने लगाया नहीं लगाया, ऑटोमेटिक वो अपने आप अभिक्रिया कर लिया, और उसके बाद वो जंग लगते लगते उसकी भार कम हो जाएगी, उसका वजन कम हो जाएगा, उसका क्षरण होना शुरू हो जाएगा, तो जिसका धातु का सतह क्षरण हो जाता है। इस प्रतिक्रिया में धातु कम ऊर्जा वाले रूप में बदल जाता है,
और धातु कमजोर हो जाता है। सीधे जंग लगेगा तो भाई धातु कमजोर हो जाता है, ठीक है ना, कमजोर हो जाता है, वेग कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। और क्या, अंततः उसका आकार और रूप बदल जाता है। सिंपल है, धातु में जब जंग लग जाता है तो उसका रूप रंग सब बदल जाता है। पहले रहा होगा सीधा एकदम लंबा छड़ है, कुछ दिन बाद बीच में से खदड़ जाएगा, चाहे गोल है तो उसमें बीच में से खदड़ जाएगा, उसका आकार रूप सब चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, इसकी यहाँ पे क्षरण को रोक कैसे सकते हैं, तो पेंट का यहाँ पे वर्निश वर्निश करके पेंट लगा दीजिए, उसमें बच सकता है। तेल या ग्रीस लगा के बचा सकते हो उसको। साथ में विद्युत लेपन, जैसे कि यहाँ पे विद्युत लेपन में क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे निकिल या क्रोमियम का लेपन करके, साथ में यहाँ पे यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन, जस्ता की परत चढ़ा करके भी रोक सकते हैं इसको, ठीक है, क्षरण को। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, सबका पीडीएफ ले लीजिए। लोहा में जंग लगने से बचाने का 2 उपाय बताए, जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछ चुका है। पेंट करके, लोहा में पेंट कर देंगे, साथ में यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन करके, साथ में ग्रीस लगा करके, और बहुत सारा पेंट करके, ग्रीस लगा के, तेल लगा करके भी हम लोहा को बचा सकते हैं। यह जो चैप्टर का जितने क्वेश्चन था, 21 क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, यह जो आपका चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आप टॉपर बन सकते हो। एक भी इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा बुआ, इससे टॉपर बन सकते हो, पूरे क्वेश्चन है। तो सभी का मेरे प्यार नोट्स आया है आपके लिए, टॉपर लेवल वाला। 91 17 82 30 62 पे कांटेक्ट करके आप नोट्स को प्राप्त कीजिए। बहुत कम प्राइस रखा गया है, और उसको लीजिए। आप चाहे तो क्लास भी प्राप्त कर सकते हैं, क्लास भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको WW स्टडी आपका है, इस चैनल पे आपको पूरे क्लास दी जाएगी। सब्सक्राइब कर लेना, इसका टेलीग्राम है WW स्टडी का, सब्सक्राइब करके ज्वाइन जरूर कर लेना। ये मत सोचना कि सर जी पर कि बहुत नया नया चैनल है, पढ़ाने व्यू कमा रहा है, बुआ ऐसा नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी एक KKG क्लासेस का चैनल चलता है, जिस पर 2-3 लाख बच्चा पढ़ रहा है। ये नया शुरू किए हैं जस्ट, ठीक है, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं हम। ये मत सोचिएगा कि नया शुरू किया, नया आ रहे कुछ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है होगा। बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। मेरा KKG क्लासेस का एक चैनल है, आपको पता होगा। जो बच्चा वहां से आए होंगे उनको पता है, जो नए नए आए हैं उनको नहीं पता है, तो मैं बता दिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जब के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।